नमस्ते। आज का दिन है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। 17 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। पर पता है ये हीमोफीलिया दुनिया में कैसे आया, कब पहली बार पता चला, और इसे रॉयल फैमिलीज का, राजघरानों का रोग करके भी लोग संबोधित करते हैं। ऐसा क्यों होता रहेगा, मैं जरूर आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगी। एंड ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। आप में से कितने लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का नाम सुना है, और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने नाम सुना है और उनको ये भी पता है कि इसे वीटी बुलाया जाता था, विक्टोरिया टर्मिनस। कभी किसी ने सोचा है ये विक्टोरिया टर्मिनस क्यों बोला जाता था? इसका रीजन मैं बताती हूँ। इसका रीजन है, क्वीन विक्टोरिया जो तभी की रानी थी, उसने इंडिया विजिट किया था, और जहां पर वो उतरी थी वो टर्मिनस को विक्टोरिया टर्मिनस बोला जाता है। और ये क्वीन विक्टोरिया ही है जो वर्ल्ड में सबसे पहले फाउंडर थी रॉयल लाइन्स में हीमोफीलिया की। हाँ, करेक्ट। तो थोड़ा सा ना अभी 19 सेंचुरी के स्टार्ट में जाते हैं। बात करते हैं क्वीन विक्टोरिया के बैकग्राउंड की। तो क्वीन विक्टोरिया है ना, उसकी मदर का नाम था प्रिंसेस विक्टोरिया ऑफ सेक्स कोबर्ग एंड साल्फेट, और उसका दूसरा नाम था डचेस ऑफ केंट, केंट की महारानी। हुआ क्या था, प्रिंसेस विक्टोरिया गॉट मैरिड विथ प्रिंस चार्ल्स ऑफ लेनिंजन इन 1814, sorry, before 1814, but he died in that Leningen prince died in 1814. Then she married to Prince Edward, Duke of Kent. That's why ये रानी को बोला जाता था डचेस ऑफ केंट, राजा ड्यूक ऑफ केंट। बट एंड इन्हीं को ये बेटी पैदा हुई 1818 में, दैट इज क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया के बर्थ के जस्ट 2 years लेटर प्रिंस एडवर्ड की डेथ हो जाती है। रॉयल फैमिली का पूरा प्रेशर आ जाता है क्वीन विक्टोरिया पे। तो इनकी देखभाल भी ना बहुत स्ट्रिक्ट होती है, और इस स्ट्रिक्ट के टाइम पर क्या हुआ पता नहीं, किसी को भी दुनिया में नहीं पता। इनके जीन्स में म्यूटेशन आता है। जीन्स में ऐसा कुछ म्यूटेशन आता है कि जो जीन्स हीमोफिलिक बन जाता है। बट इसमें एक चीज है, ना उसके पेरेंट्स को था, दोनों पेरेंट्स को नहीं था, ना इधर प्रिंस एडवर्ड को था, ना इधर प्रिंसेस विक्टोरिया को था ये डिसीज। बट ये फर्स्ट टाइम क्वीन विक्टोरिया को देखा जाता है। क्वीन विक्टोरिया में ये डिसीज होता है, बट ये क्वीन विक्टोरिया इज नॉट अ फर्स्ट पेशेंट, शी एक्ट एज अ कैरियर। कैरियर मतलब वर्ल्ड वाइड जितने भी डिसीजेस है, जेनेटिक डिसीजेस, इसमें एक पर्सन एक्ट करता है एज ए कैरियर। कैरियर का मतलब होता है उस पर्सन को डिसीज नहीं होगा, बट उसकी आने वाली जनरेशन्स को ये डिसीज होगा, और ये उनमें दिखाई देता है आने वाली जनरेशन्स में। तो तो क्वीन विक्टोरिया के पेरेंट्स में नहीं था, क्वीन विक्टोरिया को ये डिसीज एज अ शी वाज एक्टिंग एज अ कैरियर। तो उसे खुद नहीं हुआ, बट ये सेम जीन उसके 9 बच्चे थे, और 9 में से 3 बच्चों के जीन में ये दिखाई दिया। तो पहला बच्चा था प्रिंस लियोपोल्ड। प्रिंस लियोपोल्ड एंड 2 बेटियां थी, प्रिंसेस एलाइस एंड प्रिंसेस बेट्राइस। प्रिंसेस अलाइस वो जर्मनी से की फिगर थी,
दूसरी बात करें अगर प्रिंसेस बेट्रिस की, तो वो स्पेन से थी। एंड प्रिंसेस एलाइस की एक डॉटर थी जिसका नाम था एलेक्स, जो आगे जाके रशिया में कंटिन्यू किए। तो समझा, जर्मनी, स्पेन, रशिया तीनों के रॉयल लाइंस पर इम्पैक्ट आया है। इसी के लिए इस डिसीज को बोला जाता है रॉयल्स डिसीज। अब बात करते हैं कैसे। तो पहले जो है ना, पहले कैसे पता चला कि ये डिसीज हुआ है, तो दैट वाज प्रिंस लियोपोल्ड। प्रिंस लियोपोल्ड विक्टोरिया क्वीन का एक अकेला बेटा, ही वॉज ओनली सन, but he was a positive with hemophilia. So he used to have a very small, he used to always have a fear of injuries. एक बार क्या हुआ ना, वो छोटा सा कहीं तो गिर गया, और जैसे ही गिरा उसके ब्रेन में हेमरेज हुआ। हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट होता ही नहीं है, मतलब ब्लड रुकता ही नहीं है। और प्रिंस लियोपोल्ड डाइड एट द एज ऑफ 31। ब्रेन हेमरेज एक रीजन था, बट उसका मेन कॉज था हीमोफीलिया। आफ्टर दैट द नेक्स्ट पीपल आर प्रिंसेस अलाइस एंड प्रिंसेस बेट्रिस। प्रिंसेस अलाइस जो क्वीन विक्टोरिया की दूसरी बेटी थी, शी गॉट मैरिड टू ग्रैंड डुक लुइस ऑफ हेसे। इट्स लोकेटेड इन जर्मनी। एंड हर डॉटर आयरीन मैरिड टू प्रिंस हेनरी ऑफ जर्मनी। जर्मनी को पहले प्रूशिया कहा जाता था। तो ऐसे इन सारे जनरेशन्स में आगे हीमोफीलिया आता गया। तो आयरीन के जो बच्चे हैं ना, हेनरिक एंड वोल्डेमर, ये हीमोफिलिक थे, और हेनरिक डाइड एट द एज ऑफ 4। रीजन बड़ा नहीं था, बच्चा गिर जाता था और बच्चे मरते थे बहुत छोटी छोटी चीजों पे। नेक्स्ट प्रिंसेस बेट्रिस की बात की जाए, तो प्रिंसेस बेट्रिस की शादी हुई थी प्रिंस हेनरी ऑफ बैटनबर्ग, विच इज लोकेटेड इन स्पेन। एंड उसी के बाद उसकी जो बेटी है विक्टोरिया यूजेनिया, शी बिकेम द क्वीन ऑफ स्पेन। बट उसके भी दो बेटे थे, अल्फांसो एंड गोंजालेस, और इन दोनों को हीमोफीलिया था। अल्फांसो की बात की जाए ना, तो अल्फांसो का 30 ईयर के अराउंड अराउंड है ना, एक छोटा सा कार एक्सीडेंट हुआ, और कार एक्सीडेंट में एक माइनर से इंजुरीज हो गए, वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। सेम स्टोरी गोंजालोस की है, बट गोंजालो के बारे में ज्यादा बुरा लगता है बिकॉज वो सिर्फ 10 साल का बच्चा था। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसेस अलाइस के आगे के जनरेशन्स में। प्रिंसेस अलाइस का जो बेटा था वोल्डमेर एंड हेनरिच, उनको उनके बारे में तो सबको पता है कि उन दोनों को, वो जर्मनी में ग्रो हुए और उनको हीमोफीलिया था। बट उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था एलेक्स, और एलेक्स की शादी हुई थी अलेक्जेंड्रिया ऑफ रशिया। बिकॉज शी मैरिड सार निकोलस टू के साथ उसकी शादी हो गई थी, और उनका एक बेटा था सार्विच एलेक्सी। ये बच्चा हीमोफिलिक था, और इसकी केयर करने के लिए ही बहुत कुछ किया गया था। प्रिंसेस एलेक्स ने दुनिया इधर की उधर कर दी थी, और उसी टाइम पे रास्पुतिन नाम का बंदा
रशियन एम्पायर में एंट्री कर गया था। छोड़ो, वो तो हमारे काम की बात नहीं है। तो होता क्या है, हीमोफीलिया में एक जेनेटिक म्यूटेशन आता है। एक्स जीन जो होता है, उस जीन पर एक म्यूटेशन आ जाता है। तो ये कैसे? तो जेनेटिक म्यूटेशन के रीजन एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं। कभी कभी पेरेंटल भी होते हैं या फिर आपके कुछ और भी हो सकता है, कुछ पता नहीं रहता, बट इट्स अ जेनेटिक म्यूटेशन। होता कैसे है ना, या फिर कैसे समझ में आ जाता है, या फिर क्या क्या होता है। तो अगर किसी बच्चे को छोटा देखोगे ना, अगर किसी बच्चे को कट हुआ और उसमें से ब्लीडिंग हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो समझ जाओ ये पहला साइन है कि इट्स हीमोफीलिया हो सकता है उस बच्चे में। तो कैसे लोग पता करते हैं? एक जॉइंट हेमरेज हो सकता है, मसल हिमाटोम्स होता है, इंटरनल ब्लीडिंग्स हो जाती है, कहीं से भी कुछ भी लगा नहीं और सडनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। और कभी भी साइकोलॉजिकल टोल्स भी होते हैं। तो इस केसेस में ये डिसीज के बारे में क्या किया जा सकता है? आई थिंक आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू टेल, बट यस, you need to consult your doctor, and that's how we can control the hemophilia worldwide. कैसा लगा हमें ज़रूर बताना, और अगर हमें हमारी स्टोरीज आगे भी सुननी है तो प्लीज़ हमें बता दो आप।